अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेमी इंपिरिकल मैथ्स फार्मूला, सेमी इंपिरिकल बाइंडिंग एनर्जी फार्मूला भी इसे कह सकते हैं। और कुछ बुक्स में इसे बेथी विसेकर फार्मूले के तौर पे भी जाना जाता है। तो डेरिवेशन है बुनियादी तौर पे लिक्विड ड्रॉप मॉडल के ऊपर, जो हमने कल अजम्पशंस पढ़े थे उसकी बुनियाद पे एक फार्मूला बनाया गया, यानी कि जिसे हम देखेंगे सेमी इंपिरिकल मैथ्स फार्मूला और बाइंडिंग एनर्जी फार्मूला। इसे सेमी इंपिरिकल क्यों कहते हैं ये भी समझेंगे। तो लिक्विड ड्रॉप कंसिडरेशन को मद्देनजर रखते हुए बेथी और विसेकर ने एक फार्मूला डेवलप किया जो पार्शली थ्योरी और पार्शली इंपिरिकल डाटा पे, यानी कि आप बेस करता था, इसलिए इसे सेमी इंपिरिकल का नाम दिया गया। तो पहले नफज आपको समझ आ गया कि सेमी इंपिरिकल क्यों है, कि कुछ हिस्सा इसका थ्योरी पे बेस था, कुछ हिस्सा इसका इंपेरिकल डाटा पे बेस था। ओके, तो अब हम उससे मैस न्यूक्लियस देखेंगे या बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस स्टडी करने वाले हैं। लेट्स से MZN हम कह देते हैं न्यूक्लियस का मैस है, जिसके पास Z प्रोटॉन है, N न्यूट्रॉन है, A बराबर होगा Z प्लस N के। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन आप जो होंगे उसके साथ आप लिख सकते हैं MZN बराबर होगा किसके, ZMP टोटल प्रोटॉनों का मैस प्लस N Mn टोटल न्यूट्रॉनों का मैस माइनस BZN ओवर सी स्क्वायर, जो बाइंडिंग एनर्जी के अंदर मैस डिफेक्ट आया आपके पास। ठीक है, वो आप जानते हैं, यहां से अगर सी स्क्वायर दूसरी तरफ ले जाएंगे तो एम की आपके पास ये रेशियो आ रही है, मगर ये वो मैस होगा जो गायब हुआ, जो आपके पास बाइंडिंग एनर्जी की सूरत में अपीयर हो रहा है। ठीक है, तो एमपी और एमएन अब आप जानते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉनों का मैस है, BZN बाइंडिंग एनर्जी है जो न्यूक्लियस की है। ओके होगी बात। अब हम अगर लिक्विड ड्रॉप की कंसिडरेशन को देखते हैं तो एक सेमी इंपिरिकल फार्मूला जिसमें मैंने कहा हाफ थ्योरी हाफ डाटा है, ताकि हम टोटल बाइंडिंग एनर्जी निकाल सकें या मैस निकाल सकें जो बेसिक न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज में शुमार होता है। तो पहली टर्म जो इसमें आएगी वो होगी वॉल्यूम एनर्जी। अब न्यूक्लियस का वॉल्यूम, जाहिर न्यूक्लियस स्फेरिकल माना हमने इसके अंदर लिक्विड ड्रॉप मॉडल के अंदर, तो 4/3 पाई आर क्यूब, और न्यूक्लियस का रेडियस हमने पढ़ा हुआ है आर इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3, तो वो वैल्यू मैंने यहाँ पे प्लेस कर दी। अब आपके पास अगर मैं कहूँ एक न्यूक्लियन जो जाहिर है न्यूक्लियस के अंदर होगा वो बाइंडिंग एनर्जी रखेगा ताकि उसे पकड़ा रखा जा सके, तो यूवी बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। ठीक है, यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो बाइंडिंग एनर्जी आ रही है वो यूवी है। अब मेरे पास यूनिट वॉल्यूम तो नहीं है, मेरे पास इतना वॉल्यूम है, तो यूनिट वॉल्यूम में यूवी हो तो मेरे वॉल्यूम में जाहिर है यूवी फिर इससे जरब खा जाएगा। सिंपल अकाई का जैसे सवाल होता है। तो अब आप देखो कि 4 कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, आर नॉट क्यूब कांस्टेंट, यूवी कांस्टेंट, तो बाकी आप ई वी आपके पास कांस्टेंट मैंने लिख दिया ए, तो आप इस कांस्टेंट को ए वी का नाम दे दो। तो इसका मतलब जो वॉल्यूम एनर्जी है तो न्यूक्लियस की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए के, यानी न्यूक्लियन के तादाद के, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद के। तो वो कांस्टेंट को मैंने ए वी लिख दिया। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हम ज्यादा एक्सपेरिमेंटल डाटा से वैसे निकाल सकते हैं। फिर अगली जो एनर्जी है वो है सरफेस एनर्जी। अब आपने वॉल्यूम का कंसेप्ट पढ़ लिया, तो इसमें थोड़ी सी करेक्शन करने वाली है, यानी जो फर्स्ट टर्म निकली है इसमें करेक्शन होगी। वो क्यों? क्योंकि जो न्यूक्लियन सरफेस पे होते हैं उसके इर्द गिर्द बायो की यानी सारी अतराफ में तो न्यूक्लियन नहीं ना होते। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि उसमें यानी आपके पास जो उसने एनर्जी कंट्रीब्यूट करनी है, जो सरफेस न्यूक्लियन है वो उतनी एनर्जी नहीं देंगे जितने अंदर वाले न्यूक्लियन दे रहे होंगे। तो अब हम इक्वेशन 1 से जो नतीजा निकाला है कि तमाम न्यूक्लियन एक जितनी एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी देते हैं, तो उसमें मुझे सोचना पड़ेगा कि सरफेस वाले जो न्यूक्लियन है वो उतनी एनर्जी तो नहीं दे रहे ना। तो अब हम क्या करेंगे, सरफेस वाले न्यूक्लियन की एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, उसे माइनस कर देंगे। तो जितनी एनर्जी यानी सरफेस वाले न्यूक्लियन दे रहे होंगे तो हम उसको यानी सरफेस इफेक्ट के तौर पे देखेंगे। तो वो सरफेस एनर्जी जाहिर है सरफेस होती है 4 पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू लगा के हमने फार्मूला निकाल लिया। यूएस बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट एरिया अगर हो सर न्यूक्लियस का, तो आप कहोगे टोटल जो कमी आएगी, जाहिर है वो इसके साथ मैंने माइनस साइन लगा दिया। टोटल एनर्जी अब आपने ऐसे निकाल ली, क्योंकि पर यूनिट एरिया में तो इतनी यूएस एनर्जी है, तो मेरे पास यूनिट एरिया तो नहीं है, मेरे पास तो ज्यादा सरफेस एरिया है, तो उससे यूएस जरब खा जाएगी। साथ में माइनस साइन क्यों लगा, अब आप कह सकते हो कि भी नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि एनर्जी में कमी के लिए इस टर्म को इस्तेमाल करना है। ठीक होगी बात।
तो उसे हमने उस कांस्टेंट ले लिया, बाकी सारा फैक्टर उसे एस से जाहिर कर लिया है। तो जितना छोटा न्यूक्लियस होगा उतनी बड़ी जो फ्रैक्शन होगी न्यूक्लियन की सरफेस पे होगी, उतना वो कम बाइंडिंग एनर्जी में कंट्रीब्यूट करेगा। इसीलिए जब आप बाइंडिंग एनर्जी की कर्व पर यूनिट न्यूक्लियन देखते हो तो वो छोटे न्यूक्लियन, छोटे आप जहां पर न्यूक्लियन की तादाद कम होती है वो उसकी वैल्यू थोड़ी होती है। ठीक होगी बात, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी उसमें थोड़ी आ रही है। तो ये एक बेसिक सा कंसेप्ट क्लियर हो गया। फिर कूलम एनर्जी की टर्म आ जाती है। कूलम एनर्जी बुनियादी तौर पे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन हम देखेंगे जो प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। अब ये जो रिपल्शन होती है ये बुनियादी तौर पे दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में मैं देखता हूं, और जो आपका यानी ये कंट्रीब्यूट करेगी टोटल बाइंडिंग एनर्जी में कमी में, क्योंकि ये तो बाहर परे कर खेलना चाहेगा, बाइंडिंग एनर्जी से बांध के रखना चाहेगा। तो इसका मतलब इस टर्म के साथ भी नेगेटिव आने वाला है, क्योंकि ये भी डिक्रीजिंग पैटर्न को, ये भी हमारी टोटल एनर्जी जो बाइंडिंग एनर्जी है उसमें कमी को शुमार करेगा। तो कूलम एनर्जी अगर हमसे डिफाइन करवाई जाए तो हम कहेंगे ये वो वर्क डन होगा जिसमें दो प्रोटॉनों को आपने करीब लाना है। कहां से? इन्फिनिटी से। ठीक है, उस स्फेरिकल एग्रीगेट में जो न्यूक्लियस का साइज, यानी न्यूक्लियस के साइज जितना एक दूसरे के करीब लाने में इन्फिनिटी से उन पे जो वर्क होगा, जो जाहिर है उसकी एनर्जी का इजाफा बनेगा, तो वो एनर्जी आपकी कूलम एनर्जी कहलाएगी। ठीक होगी। तो कूलम एनर्जी जैसे मैंने कह दिया नेगेटिव है, क्योंकि ये न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को अपोज कर रही है। तो अब हम पोटेंशियल का फार्मूला जानते हैं, V इक्वल टू -1/4πε0 है। तो टोटल पेयर ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि ये पेयर ऑफ प्रोटॉन्स में कंट्रीब्यूट कर रही है ना, तो Z इंटू Z-1 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। तो आपके पास जो एनर्जी आ जाएगी, तादाद को पोटेंशियल से जरूर दे देंगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगी आपके पास। अब आपने V की वैल्यू वो प्लेस कर दी, फिर R का टूल भी आप जानते हैं, वो R की वैल्यू भी नीचे प्लेस हो गई। थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने से मैंने निकाल लिया कि भाई आपके पास E कांस्टेंट, A कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, R नॉट कांस्टेंट। तो बाकी सारी टर्म को मैंने ऐसे ही लिख दिया, AC एक कांस्टेंट के तौर पे। नेगेटिव अब आपको पता है क्योंकि वो अपोज कर रही है स्टेबिलिटी को, इसलिए नेगेटिव आया हुआ है। तो इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट की जा सकती है। अगर आप E, FC, जाहिर सारे कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता हो तो आपको मालूम पड़ जाएगा। तो हैवी न्यूक्लियाई के अंदर जो कूलम एनर्जी का इफेक्ट ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें ज्यादा प्रोटॉन होते हैं, तो आपके पास ये टर्म जो है ये डिसाइड करेगी, यानी स्टेबिलिटी ऑफ हैवी न्यूक्लियस। तो असल में जो फिशन और फ्यूजन का कंसेप्ट है वो यही है कि आपकी बाइंडिंग एनर्जी जो डोमिनेंट हो जाती है, या ये वाली फोर्स ज्यादा डोमिनेंट हो जाती है। फिर एसिमेट्रिक इफेक्ट आ जाता है। तो हम जानते हैं जो स्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं जिनमें इवन आपके जितने इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, यानी जितने प्रोटॉन उतने न्यूट्रॉन, तो वो स्टेबिलिटी कंडीशन आ जाती है NZ। इसे हम सिमेट्रिक इफेक्ट कहते हैं। मगर जब न्यूट्रॉन बढ़ते हैं, जब हम न्यूक्लियाई के ऊपर चलते हैं, तो आपका जो न्यूक्लियस है वो एसिमेट्रिकल करैक्टर रखता है। जैसे आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, बड़ी आसानी से आपको समझ आ जाएगा कि न्यूट्रॉन की तादाद ज्यादा होगी, प्रोटॉन की कम है, तो ये भी बाइंडिंग एनर्जी में कमी का बायस बनता है। तो ये जो कमी होगी इसे हम एसिमेट्रिक एनर्जी बोलेंगे, और इस इफेक्ट को क्या बोलेंगे? एसिमेट्रिक इफेक्ट। तो जैसे मैंने कहा ये रिडक्शन है, कमी की बायस बन रहा है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन ओवर प्रोटॉन। जैसे आपने देखा N-Z, तो आपने उसका डिफरेंस देखा है, एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन ओवर प्रोटॉन, तो वो जाहिर है दोनों के तफरीक करने से पता चलेगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन, यानी A के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगा दिया A के तौर पे, A के नीचे एसिमेट्रिक की वजह से आया है। फिर हम जानते हैं Na-Z के बराबर होता है। इसे थोड़ा सा सॉल्व करें तो A-2Z लिखा जा सकता है। तो नेगेटिव साइन आपको पता है क्यों आ रहा है, क्योंकि जो सिमेट्री एनर्जी है वो कम हो जाती है, बाइंडिंग एनर्जी को कम करने की कोशिश करती है। तो स्क्वायर ऑफ N-Z क्या है? इसे सिमेट्रिक, यानी वो डिफरेंस बताएगा प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के बीच का। तो ये एक अहम, जैसे आप सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है उसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन की जो रेशियो है वो डाइवर्ज कर जाती है यूनिटी में, तो इसका ना वहां पे ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सुपरनोवा के अंदर। फिर पेयरिंग एनर्जी का कंसेप्ट आ जाता है कि आपके पास ये लास्ट टर्म आती है हमारे फार्मूले के अंदर, जो आपके पास प्रोटॉन पेयर और न्यूट्रॉन पेयर के मौजूदगी का, यानी एक तरह से कंसेप्ट है कि इवन इवन न्यूक्लियाई के अंदर जो ज्यादा स्टेबल होते हैं तो उसमें हायर बाइंडिंग एनर्जी होंगी। ऑड और न्यूक्लियाई में अनपेयर्ड प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, तो इसका अंदर रिलेटिवली लो बाइंडिंग एनर्जी होगी। अब अगर आप इसको मजीद फर्क में डालना चाहें तो पेयरिंग एनर्जी होगी पॉजिटिव किसके लिए? इवन इवन न्यूक्लियाई के लिए। पेयरिंग एनर्जी जीरो होगी किसके लिए? इवन ऑड या ऑड इवन न्यूक्लियाई के लिए। ठीक है।
फिर आपके पास पेयरिंग एनर्जी होगी किसके लिए कि आपके पास ये ऑड न्यूक्लियाई के लिए नेगेटिव शुमार होगी। तो इसलिए देखो मैंने इसके साथ प्लस माइनस और जीरो के कोई भी हो सकता है। अब हमने तो जनरल फार्मूला बनाना है तो उसके साथ ये चीज आ गई, ठीक होगी बात। तो डायरेक्ट ही आपके पास टूल आ गया। अब जो बाइंडिंग सेमी इंपिरिकल बाइंडिंग एनर्जी फार्मूला है वो जितनी एनर्जी है मैंने निकाली है सारों को एक साथ लिख दिया, ठीक है। तो आपके पास ये बाइंडिंग एनर्जी इसके साथ सिंपल मुझे यहाँ पे सिर्फ लिखना चाहिए दिस वन, तो आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा जी। तो अब आपके पास ये चीज बाइंडिंग एनर्जी आ गई, ये सारी एनर्जियां जो निकली थी वो हमने कैलकुलेट कर ली, बाइंडिंग एनर्जी का सेमी इंपिरिकल फार्मूला बन गया ये। तो आपके पास एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन से हमें ये जितने कांस्टेंट है, वॉल्यूम वाला कांस्टेंट है, सरफेस वाला कांस्टेंट है, कूलम एनर्जी वाला कांस्टेंट है, एसिमेट्रिक वाला कांस्टेंट है, पैरिटी वाला कांस्टेंट है, तो वो सारे कांस्टेंट की वैल्यू मैंने लिख दी आपके पास। आमतौर पर शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह में ये पूछ ली जाती है तो आप इसे याद कर सकते हैं। फिर सेमी इंपिरिकल मैथ्स फार्मूला में देखें तो ये सारी वैल्यू हम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, तो ये आपके पास सेमी इंपिरिकल मैथ्स फार्मूला आ जाता है। अगर हम इसकी लिमिटेशन की बात करें तो जो आपके पास ये मैथ्स फार्मूला और बाइंडिंग एनर्जी वाला फार्मूला है ना, ये लाइटेस्ट न्यूक्लियाई पे इतना अच्छा अप्लाई नहीं होता। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम एनर्जी इफेक्ट, सरफेस इफेक्ट और जो सिमेट्रिक इफेक्ट है वो इंतहाई ना होने के बराबर होते हैं। इसी वजह से यानी हैवी न्यूक्लियाई में तो अच्छा रिजल्ट आ जाता है आपका इस फार्मूले की मदद से, लाइटर न्यूक्लियाई में इसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं होता। तो ये जनाब हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।